सरपंच हरिलाल की आँख खुली तो दुनिया बदली हुई थी। नहीं, सूरज पूरब से ही निकला था और मुर्गा भी वक्त पर बोला था। बदला था तो बस हरिलाल का चेहरा। आईने में जो आदमी खड़ा था वो हरिलाल ही था, पर उसकी शान, उसकी पहचान, उसकी मर्दानी मूंछें गायब थीं। चेहरा ऐसा चिकना जैसे किसी बच्चे का हो। उनकी चीख गले में ही अटक गई और फिर उनकी नजर आईने में पीछे खड़ी अपनी पत्नी शांति पर पड़ी। शांति के चेहरे पर थकावट की जगह एक अजब सी चमक थी और उसकी चमक के ठीक नीचे, उसके होठों के ऊपर हरिलाल की मूंछें थीं। वही घनी, रोबदार मूंछें जो कल रात तक हरिलाल के चेहरे पर थीं, आज शांति के चेहरे का सिंगार बनी हुई थी। हरिलाल को लगा जैसे धरती फट गई हो और वो उसमें समा गए हों। पुरुषपुर गांव का सरपंच बिना मूंछों के और उसकी पत्नी मूंछों वाली, इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता था? हरिलाल की हालत देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बात आग की तरह फैली। सिर्फ हरिलाल ही नहीं, गांव के हर मर्द की मूंछें और दाढ़ी गायब थी और हर औरत के चेहरे पर हल्की मूंछों की लकीर उभर आई थी। सब भागे भागे गांव के बीचों बीच लगे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, जहाँ देवी अदलाबदली की छोटी सी मूर्ति थी। वही पंडित दीनानाथ माथे पर हाथ रखे बैठे थे। उनकी भी दाढ़ी गायब थी, जिससे उनका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ लग रहा था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से देवी की मूर्ति के नीचे खुदे हुए अक्षरों की तरफ इशारा किया। वहाँ साफ साफ लिखा था, एक चंद्रमास के लिए तराजू बराबर होगा, मूंछों वाला नेतृत्व करेगा और बिना मूंछ वाला सेवा। सम्मान का पाठ सीखना ही होगा। ये सुनते ही मर्दों के चेहरे का रंग उड़ गया और औरतों की आंखों में एक ऐसी चमक आई जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। पुरुषपुर का सुनहरा नियम टूट चुका था। देवी का आदेश तो मिल गया, पर उसे माने कौन? मर्दों ने सोचा, ये सब बस एक बुरा सपना है। लेकिन जब घर में घुसते ही उन्हें जलती हुई रोटी की गंध आई और बच्चों के रोने की आवाज, तब हकीकत समझ आई। जो हाथ कल तक हुक्का पकड़ते थे, आज उन्हें बेलन पकड़ना पड़ रहा था। रोटियां गोल होने की जगह भारत का नक्शा बन रही थी। कपड़े धोने गए तो सफेद कुर्ते पर नील की जगह हल्दी लगा दी। बच्चे चुप कराने की कोशिश की तो वो और जोर जोर से रोने लगे। पूरा गांव एक सर्कस बन गया था। चौपाल, जो मर्दों की बैठकों और ठहाकों से गूंजता था, वहाँ आज सन्नाटा था। और घरों की रसोई, जहाँ हमेशा औरतें ही दिखती थीं, आज वहाँ धुएं और परेशानी में घिरे मर्द नजर आ रहे थे, जो अपनी जिंदगी में पहली बार समझ रहे थे कि घर चलाना सिर्फ एक काम नहीं, एक जंग है। औरतें हैरान थीं। पहले तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन फिर शांति ने पहला कदम बढ़ाया। चेहरे पर उगी नई मूंछों को सहलाते हुए वो घर से निकली और सीधे चौपाल की ओर चल पड़ी। वो जगह जहां आज तक किसी औरत को बैठने की इजाजत नहीं थी। उसे आता देख बाकी औरतें भी हिम्मत करके उसके पीछे पीछे चल पड़ी। शांति जाकर हरिलाल की जगह उस सबसे ऊंची और सम्मान वाली खाट पर बैठ गई। शुरुआत में सब खामोश थीं, एक दूसरे को देख रही थी। फिर एक दबी हुई हंसी फूटी, जो धीरे धीरे ठहाकों में बदल गई। सालों से घूंघट और चुप्पी के पीछे छिपी आवाजें आज आजाद हो रही थीं। उन्होंने हुक्का उठाने की कोशिश की और खांसते खांसते हंस पड़ी। आज पुरुषपुर की चौपाल पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था और उसकी कलम शांति के हाथ में थी, जिसकी मूंछें हवा में शान से लहरा रही थी। नई मिली ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। औरतों ने पाया कि गांव चलाना सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाना नहीं है। गांव में सालों से पानी का झगड़ा चल रहा था। 2 मोहल्लों के बीच एक ही कुआं था और रोज सुबह महाभारत होती थी। हरिलाल और बाकी मर्दों ने पंचायत में इस पर महीनों बहस की थी, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। शांति ने सभी औरतों को इकट्ठा किया। उसने कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की। उसने बस एक सवाल पूछा, किसके घर के पास नाली बहती है?
औरतों ने उंगलियों से बता दिया। शांति ने फैसला सुनाया, आज से एक मोहल्ला सुबह पानी भरेगा, दूसरा शाम को, और जो बेकार पानी नालियों में बहता है उसे हम सब मिलकर खेतों की तरफ मोड़ देंगे। बहस खत्म। फैसला इतना सरल और असरदार था कि सब हैरान रह गए। मर्दों ने सालों तक जिस समस्या को अपनी मूंछों का सवाल बना रखा था, शांति ने उसे आधे घंटे में सुलझा दिया था। हरिलाल दूर से ये सब देख रहा था, हैरान, परेशान और थोड़ा सा प्रभावित। शाम को हरिलाल ने घर में कदम रखा तो पेट में चूहे कूद रहे थे। दिन भर की बेगारी के बाद उसे उम्मीद थी कि खाना तैयार मिलेगा, पर रसोई में शांति की जगह जले हुए बर्तनों का ढेर पड़ा था। शांति चौपाल से अभी अभी लौटी थी और कुर्सी पर बैठकर ऐसे हुक्म दे रही थी जैसे वो सरपंच नहीं, महारानी हो। सुनो, बड़ी भूख लगी है, कुछ बना लो, उसने कहा। हरिलाल का अहंकार चीख पड़ा। मैं खाना बनाऊंगा? शांति ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देवी का आदेश है, मूंछ वाला हुक्म देगा, बिना मूंछ वाला काम करेगा। बेबस हरिलाल को रसोई में जाना ही पड़ा। उसने डरते डरते शांति से पूछा, दाल में कितना नमक डालना है? शांति ने बिना देखे कहा, अंदाज से डाल दो। हरिलाल ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था कि जिसे वो औरतों का काम कहकर टाल देता था, वो कितना मुश्किल और अपमानजनक हो सकता है, खासकर जब आपको कोई बताने वाला भी न हो। अगले कुछ दिन हरिलाल और पुरुषपुर के बाकी मर्दों के लिए नरक जैसे थे। सुबह उठकर चक्की पीसो, पानी भरो, बच्चों को संभालो और फिर अंतहीन खाना बनाओ। उनके शरीर जवाब देने लगे थे, लेकिन सबसे बुरी मार तो हरिलाल पर पड़ी। एक दोपहर जब वो आंगन में कपड़े धो रहा था, उसके पेट में एक अजीब सा मरोड़ वाला दर्द उठा। ऐसा दर्द उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वो दर्द से दोहरा हो गया। उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसके शरीर को निचोड़ रहा हो। वो कराहता हुआ जमीन पर बैठ गया। तभी पड़ोस के घर से राम भरोसे भी दर्द से चिल्लाता हुआ बाहर निकला। देवी अदलाबदली ने सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं बदली थीं, उन्होंने मर्दों को वो शारीरिक पीड़ा भी दे दी थी जिसे औरतें हर महीने चुपचाप सहती है। हरिलाल को पहली बार शांति की वो खामोशी समझ आई जब वो इन दिनों में भी काम करती रहती थी और कभी उफ तक नहीं करती थी। आज आंसुओं के साथ उसे दर्द और सम्मान का पहला पाठ मिल रहा था। दूसरी तरफ शांति और उसकी महिला मंडली का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। अपने फैसलों से मिल रही कामयाबी ने उन्हें निडर बना दिया था। एक दिन गांव में एक शहर का व्यापारी आया। बड़ी बड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी जुबान। उसने औरतों को आधुनिक खेती के उपकरणों का सपना दिखाया। उसने कहा, आप अपनी फसल का बस एक बड़ा हिस्सा मुझे दे दीजिए और बदले में ये ट्रैक्टर और थ्रेशर ले लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शांति और बाकी औरतों ने कभी इतनी बड़ी डील नहीं की थी। उन्हें लगा ये उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। अपनी नई ताकत के जोश में उन्होंने उस व्यापारी के दिए हुए कागज पर बिना पढ़े अंगूठा लगा दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई सौदा नहीं, बल्कि पूरे गांव को सालों की गुलामी में धकेलने वाले एक जाल में फंस रही थी। उनकी मूंछें शायद उन्हें ताकत दे सकती थीं, पर तजुर्बा नहीं। मर्दों की दुनिया बदल चुकी थी। चौपाल की जगह अब वे नदी किनारे घाट पर बैठकर एक दूसरे से अपना दुखड़ा रोते थे। मेरी तो कमर टूट गई, एक कहता। मेरे हाथ देखो, बर्तन मांज मांज कर छिल गए, दूसरा शिकायत करता। यहीं अपनी घरेलू गपशप के बीच उन्होंने उस व्यापारी के बारे में भी बात की। राम भरोसे ने बताया कि उसने इस व्यापारी को पड़ोस के गांव में देखा था, जहां उसने सबको कंगाल कर दिया था। वो मीठी बातें करके फंसाता है और उसके कागज में ऐसी शर्तें होती हैं कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाता है। ये सुनते ही हरिलाल के कान खड़े हो गए। उसे शांति की वो गर्व भरी मुस्कान याद आई। उसे समझते देर न लगी कि गांव कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। पहली बार उनकी गपशप ने किसी की बुराई नहीं की,
बल्कि एक आने वाले खतरे का पता लगाया था। उन्हें कुछ करना था, लेकिन कैसे? अब उनकी सुनता कौन था? हरिलाल भागता हुआ घर पहुंचा। शांति उस वक्त जीत के नशे में थी। कल आने वाले ट्रैक्टर के सपने देख रही थी। हरिलाल ने घबराहट में कहा, शांति, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो व्यापारी एक धोखेबाज है। शांति की मूंछें फड़की, अहंकार को चोट लगी। चुप रहो, तुम मुझे सिखाओगे कि फैसले कैसे लेते हैं? जब तुम सरपंच थे तब तो कुछ किया नहीं। अब जब मैं कुछ कर रही हूँ तो पेट में दर्द हो रहा है। हरिलाल ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर शांति सुनने को तैयार नहीं थी। उसका गुरूर उसके विवेक पर हावी हो चुका था। व्यापारी को कल सुबह फसल ले जानी थी। हरिलाल के पास ज्ञान था, पर अधिकार नहीं। शांति के पास अधिकार था, पर उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उस रात घर के 2 हिस्सों में 2 लोग जाग रहे थे, एक अपनी बेबसी पर और दूसरी अपनी जिद पर, और पूरा गांव एक तूफान की ओर बढ़ रहा था। सुबह होने से ठीक पहले हरिलाल फिर शांति के पास गया। इस बार उसकी आवाज में सरपंच का रोब नहीं, एक साथी की विनती थी। शांति, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। मैंने कभी तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं किया, पर आज गांव को हमारी जरूरत है, तुम्हारी ताकत की और मेरे तजुर्बे की। उसके झुके हुए कंधों और सच्ची आंखों को देखकर शांति का गुस्सा पिघल गया। उसने पूछा, क्या करें? हरिलाल ने जल्दी से योजना समझाई। वो व्यापारी घमंडी है, हम उसके घमंड पर ही चोट करेंगे। जब व्यापारी अपनी बैलगाड़ियां लेकर आया तो शांति ने उसे रोका। उसने कहा, व्यापारी जी, आप इतने बड़े आदमी हैं, इन छोटे कागजों पर अंगूठा लगवाना आपको शोभा नहीं देता। फैसला तो पूरी पंचायत के सामने देवी माँ के पेड़ के नीचे होगा। व्यापारी अपनी तारीफ सुनकर जाल में फंस गया। भरी पंचायत में हरिलाल ने उससे वो अनुबंध जोर जोर से पढ़ने को कहा। जैसे ही व्यापारी ने धोखे वाली शर्तें पढ़ी, सारी औरतें चिल्ला पड़ी। व्यापारी की चोरी पकड़ी गई। शांति ने अपनी ताकत से उसे डराया और हरिलाल ने अपनी बुद्धि से उसे फंसाया। पहली बार दोनों ने मिलकर पुरुषपुर को बचाया था। वो रात गांव ने जीत का जश्न मनाया। अगली सुबह जब हरिलाल की आँख खुली, उसे अपने चेहरे पर कुछ चुभन महसूस हुई। उसने आईने में देखा, उसकी मूंछें वापस आ गई थी। वो पहले जैसी ही घनी और रोबदार थी, पर आज उन्हें देखकर हरिलाल के मन में घमंड नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने आईने में शांति को देखा। उसका चेहरा साफ था, मूंछें गायब थीं, पर उसकी आंखों में अब वो पुरानी वाली बेबसी नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास और शांति थी। देवी का 1 महीना पूरा हो गया था। जादू खत्म हो चुका था, लेकिन जो बदलाव दिलों में आया था वो असली था। हरिलाल धीरे से रसोई की तरफ बढ़ा। शांति वहाँ चाय बना रही थी। हरिलाल ने चुपचाप चकला उठाया और लोई बनाने लगा। मैं मदद कर देता हूँ, उसने धीरे से कहा। शांति ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। सालों बाद आज उसके चेहरे पर एक असली, थकावट से दूर, खुशी वाली मुस्कान थी। पाठ सीख लिया गया था। कुछ हफ्तों बाद पुरुषपुर की चौपाल का नजारा कुछ और ही था। हरिलाल और बाकी मर्द वहाँ बैठे थे। हुक्का भी चल रहा था, लेकिन अब वहाँ कुछ औरतें भी थीं। शांति भी वहाँ थी। वो घूंघट में नहीं, बल्कि सिर उठाकर बैठी थी। वो सिर्फ चाय पानी देने नहीं आई थी, वो गांव के फैसलों में हिस्सा लेने आई थी। जब सिंचाई की बात चली तो हरिलाल ने कुछ कहने से पहले शांति की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? पुरुषपुर अब भी पुरुषपुर था, पर अब वो सिर्फ पुरुषों का नहीं था। देवी अदलाबदली ने मूंछें तो लौटा दी थीं, पर वो अपने साथ ले गई थी अहंकार और बांट गई थी सम्मान। तराजू अब बराबर था, और शायद यही देवी का असली आशीर्वाद था। गांव ने सीखा था कि असली ताकत मूंछों में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और साथ मिलकर चलने में होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।